गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें आप सब पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवाइज और रिकॉल भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आई होप सो मेरी आवाज पिक्चर दोनों क्लियर होंगी। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक है जरूर जरूर जो है वो कर दें। और जो जो स्टूडेंट्स ने विशेष की हैं, बहुत बहुत आपको जो है मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको भी जो है बहुत आगे तक लेकर जाए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में जो है सबसे पहले 18 जून का दिन हमने कल पढ़ा था। ये जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, पेट से जुड़ी समस्याओं को खत्म किया जा सके। और इस बार तो यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों ये दिन जो है वो दिन की बजाय वीक में भी 16 से 22 जून ये सेलिब्रेट करना शुरू किया है। और इसका थीम रखा है इस बार लोकल सीड्स लोकल ईट्स। ये याद रखें। और भाई लखनऊ को जो है वो ऑफिशियली लखनऊ ने अपना ऑफिशियली सबमिट किया है नॉमिनेशन कि उसको भी जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, दुनिया में टोटल ऐसे 56 शहर हैं, तो भाई लखनऊ को भी शामिल किया जाए। इसको लेकर अपना प्रपोजल लखनऊ ने भी रख दिया है। लखनऊ से आपको याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, तो भाई वहां पर एक हजीमुल्लाह खान साहब थे, जिन्होंने अपनी नई वैरायटी का, जो आम की नई वैरायटी का नाम रखा था राजनाथ, जो है राजनाथ जी के नाम पर रखा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो वजह से। फिर उसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो है 27 जून, इंटरनेशनल डे फॉर डेफ ब्लाइंडनेस। तो भाई ये क्योंकि इस दिन हेलन केलर का बर्थडे होता है, इस वजह से ये दिन प्रपोजल किया गया है यूनाइटेड नेशन के आगे कि इस दिन को भी 27 जून को डेफ ब्लाइंडनेस डे ऑब्जर्व किया जाए। फिर ऑपरेशन सिंधु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु जिसमें ईरान में फंसे जो लोग हैं, भारतीय हैं, और जो इजराइल में फंसे हुए हैं, उन सभी को लाया जाए, और इसको लेकर ये नाम जो है वो दिया गया है ऑपरेशन सिंधु का। अब आप मुझे जल्दी से बताएं, रिसेंटली पिछले एक महीने में जितने भी ऑपरेशन, कल मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, तो आपको मैं 20-30 सेकंड का समय दे रहा हूं, तो भाई जल्दी से मुझे बता दें कि भाई ऑपरेशन का नाम क्या है, जल्दी से। हाँ जी, तो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, ऑपरेशन के नाम जल्दी से बताएं। नहीं नहीं, नहीं। हाँ जी, तो ऑपरेशन सिंधु
ऑपरेशन सिंधु जो है, ऑपरेशन सिंधु के अलावा हमने सिंदूर किया, ऑपरेशन किलर किया, कश्मीर में जो टेररिस्टों को खत्म करना, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, माओवादियों को खत्म करना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में जो एनडीआरएफ की टीम वहां पर अर्थक्वेक से जूझते हुए लोगों को बचा रही थी, फिर उसके बाद हमने ये सिंधु ऑपरेशन किया, फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर कौन सा किया, ईरान ने किया ट्रू प्रॉमिस 3, और इजराइल ने कौन सा किया, इजराइल ने किया था भाई राइजिंग लॉइन। तो भाई कितने सारे ऑपरेशन जो हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपको जरूर जरूर जो है वो पता हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं सेशन को एक बार फिर शेयर और लाइक जो है वो फिर एक बार कर दूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर फिर जो है नेक्स्ट इज अबाउट दोस्तों ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन क्लब, ये पढ़ा था, जिसमें दुनिया के महानतम स्पोर्ट्स पर्संस को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें अब उसेन बोल्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और आपको याद है कि भाई हमने पढ़ा था आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में, जिसमें 7 जो है क्रिकेटर्स, जिसमें 2 फीमेल थी, साना मीर और टेलर। और भाई मेल्स में कौन है, मेल्स में डू यू नो मेल्स में महेंद्र सिंह धोनी को इंक्लूड किया गया, ग्रैम स्मिथ, हाशिम आमला को इंक्लूड किया गया। फिर दोस्तों इसके अलावा जो है डैनियल विटोरी और मैथ्यू हेडन, ये 5 जो हैं वो प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट सेबी, और सेबी में चेयरमैन आपको याद होगा तुहिन कांता पांडे, और इन्होंने रिफॉर्म किए हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इजीली आ सके। तो उसको लेकर ये बात है कही गई है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज सेबी, सेबी का फुल फॉर्म याद होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में इसको जो है वो बनाया गया था। फिर मैंने हांगकांग बोल दिया, हिमाचल प्रदेश के शोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसकी डेडलाइन सुखविंदर सुक्खू सरकार ने दे दी है, नवंबर 2026 तक इट विल बी कंप्लीटेड। तो ये जो है दोस्तों डेडलाइन है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर के ऊपर जो है बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 1593 गीगावाट जो है इसका कैपेसिटी रहने वाला है। फिर जो जयपुर की अरावली हिल्स में नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, और इसका नाम है पोर्ट लासा भारत, इसको नाम दिया गया। फिर आंध्र प्रदेश के पारंपरिक तरीके से बनाया गया चांदी का एक क्लचर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस के अपने दौरे पे उनकी फर्स्ट लेडी को, और उसके साथ साथ ये कश्मीर की कालीन भी गिफ्ट जो है वो दी थी, कल हमने पढ़ा। फिर एग्जाम फॉर्मेशन दोस्तों पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो ये सारी तमाम खबरें हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन सेक्शन है, और आज का सेशन दोस्तों थोड़ा सा खास रहेगा भाई, क्योंकि मैं आपको साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते या पिछले हफ्तों में होने वाली सारी ही न्यूज जो है वो साथ साथ रेपिटेटिव तरीके से जो है लेकर जा सकें। तो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं भाई सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जो है वो जरूर जरूर जो है वो कर दिया कीजिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जो है आज सुबह की, और आज इंटरनेशनल योग दिवस है दोस्तों। 2015 में यूनाइटेड नेशन में जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था कि हर साल हम इस दिन योग दिवस को प्रमोट करने के लिए योगा डे सेलिब्रेट किया करेंगे। मैं सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, आज जो है आज जो विंटर सोलिस्टर भी है, माफ कीजिए आज समर सोलिस्टर भी है। समर सोलिस्टर का मतलब कि नॉर्थ पोल के ऊपर दोस्तों आज सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। वैसे ये जो समर सोलिस्टर जैसे मैं बात कर रहा हूं, वैसे ही दोस्तों विंटर सोलिस्टर होता है, और वो 21 दिसंबर को होता है। और मैं 21 दिसंबर आपको इसलिए भी याद करवा रहा हूं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को जो है डिसाइड किया था कि हम हर साल मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया करेंगे। अब उसके अलावा दोस्तों एक हमारा जो है ऑटम इक्विनॉक्स, इसका मतलब है कि जिस दिन और रात एक बराबर हो, और वो होता है दोस्तों हमारा 23 अगस्त को, और माफ कीजिए 23 सितंबर को। और 23 सितंबर का ये जो दिन है, अब इसको भारत में सरकार ने
आयुर्वेदा डे के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। तो भाई जो सबसे बड़ा दिन है वो योगा डे है, जो सबसे छोटा दिन है 21 दिसंबर जो हमारा विंटर सोलिस्टर है तो वो दोस्तों है मेडिटेशन डे, और जो इक्वल डे एंड नाइट है वो है आयुर्वेदा डे। ये आपको याद रखने हैं 3 के 3। तो 2015 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल जैसे 2015 में इसे चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया था, और इस बार दोस्तों आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जिसे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, तो वहां पर इसे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। वैसे पूरे भारत में जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहां पर भी सेक्टर 17 का जो पुलिस ग्राउंड है वहां किया गया, और दोस्तों वहां पर जो स्क्रीन्स विशाखापट्टनम में जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे उनकी स्क्रीन्स भी जो है वो लगी हुई थी ताकि लाइव प्रसारण जो है उनका दिखाया जा सके। तो ये याद रखें 21 जून, ठीक है। और स्टूड फॉर द एचपी पुलिस कैंडिडेट्स, हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कमांडो साहब। और ऐसी कुछ और भी जो है जो आपने जिसके लिए धन्यवाद किया है, और भी वीडियोस हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो योग दिवस हम याद कर चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो दोस्तों अभी हाल ही में 3 देशों के दौरे पे प्रधानमंत्री गए थे। हमने वैसे साइप्रस के बारे में पढ़ लिया था, काफी क्रोएशिया के बारे में पढ़ा। अगर मैं मुख्य इंपॉर्टेंट बातें करूं तो जैसे साइप्रस में एक तो भाई वहां का हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्रोएशिया की बात करें, उनकी कैपिटल ज़ाग्रेब में हिंदी की जो चेयर है वो स्थापित की गई है, वो याद करें। बाकी दोनों के साथ साइंस एंड टेक में, कल्चर में कई सारे एमओयू साइन किए गए हैं, ये तो चलो है ही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट था ये कनाडा का G7 समिट। तो अब G7 समिट के बारे में अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये G7 का कौन सा एडिशन था, तो आपको याद रखना है ये 51st जो है एडिशन था 2025। दूसरा क्वेश्चन कि भाई ये इस साल जो समिट है कहां पर हुई, कनाडा में कहां पर हुई। तो दोस्तों कनाडा में आपको ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। अब कनाडा में कहां पर हुई है, एल्बर्टा में। अब एल्बर्टा एक स्टेट का नाम है, जैसे अगर मैं बोल दूं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, वैसे ही अब एल्बर्टा एक वहां पर स्टेट है। और वहां पर दोस्तों एल्बर्टा में कानानास्किस नाम के शहर है, जहां पर दोस्तों ये माउंटेनियस जो है शहर है। अगर आपने इसकी तस्वीरें या वीडियोस देखी हो जहां पर नरेंद्र मोदी मार्क कार्ने जो है हाथ मिला रहे हैं, तो पीछे खूबसूरत सी पहाड़ियां, जैसे अगर आप देखें कि चंडीगढ़ में अगर कोई लेक पर हाथ मिला रहा हो, पीछे खूबसूरत सी आपको शिवालिक की पहाड़ियां नजर आएंगी, तो वैसे ही कुछ पहाड़ियों का सीन वहां नजर आ रहा था। तो आपको ऑप्शन में एल्बर्टा भी आ सकता है, कानानास्किस भी आ सकता है। और इसको होस्ट किया, ऑब्वियसली बात है, नवनिर्मित कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्ने साहब। मार्क कार्ने की खास बात है कि ये कनाडा के सेंट्रल बैंक के किसी समय पर गवर्नर भी रह चुके हैं। ये बिल्कुल मनमोहन सिंह की तरह हम बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह भी गवर्नर रहे थे 1982 में और 2004 में प्रधानमंत्री बने, तो ये भी वहां पर गवर्नर रहे। और वहां पर दोस्तों अभी स्नैप इलेक्शंस हुए थे। स्नैप इलेक्शन का मतलब है कि निर्धारित समय से पहले, क्योंकि इस्तीफा देना पड़ा था लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो को, तो उन्हीं की पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया मार्क कार्ने को, और इलेक्शन के बाद भी यही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का नरेंद्र मोदी के साथ रिलेशन 2023 की G20 समिट के दौरान जो हलचल हुई थी उसकी वजह से खराब हुआ, तो अभी भी कई सारे कैनेडियन जो राजनेता हैं या कनाडा में ऐसे लोग जो खालिस्तान की जो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं बड़े स्तर पे नरेंद्र मोदी का, वहां पर अभी भी विरोध हुआ। जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो थोड़ा बता दूं मैं कि G20 जो 2023 में भारत में हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा उन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही दोस्तों एक निज्जर नाम के कोई व्यक्ति थे कनाडा में, खालिस्तान सपोर्ट करते थे। मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, मैं पूरा नाम शायद लिखा भी हो कहीं, तो भाई उनका जो है मर्डर हुआ था, और उनके मर्डर की वजह से यहां पर पता नहीं लिखा है, नहीं लिखा, उनके मर्डर की वजह से जो है लोग जो खालिस्तान सपोर्टर वो कह रहे थे कि इंडियन एजेंसीज ने, रॉ ने ये करवाया है, जिसको लेकर जो है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो भाई वो मुद्दा
चलता गया और फिर बाद में जस्टिन ट्रूडेau इस तरह से परिस्थितियों में फंसे, कुछ अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में और वहां पर बढ़ती महंगाई, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो मार्क कार्ने आए और अभी मार्क कार्ने ने जो है गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है नरेंद्र मोदी का। लेट्स सी, दोनों देशों ने दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब क्योंकि हमारे अभी तक एम्बेसडर्स की नियुक्ति भी नहीं की गई है 2 सालों से, एम्बेसीज में से नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस कर दिए गए थे, तो उनको भी दोबारा से उतने ही करने के ऊपर चर्चा हुई और निश्चय किया कि भी दोबारा से हम अपने रिलेशन बेटर करें। यार जब नॉर्थ कोरिया से बेटर कर सकते हैं, आपको बताया था ना 4 दिन पहले, नॉर्थ कोरिया में भी हमने अपना एम्बेसडर नियुक्ति कर दी है। अगर आपको नाम पता है तो जल्दी जल्दी से मुझे आप बता दीजिए। तो भाई अब क्यों ना हम कनाडा से भी कर लें दोस्ती, तो वहां पर गए। अब यहां पर जो है ये सारी जो बातें आपको बताई हैं ये तो आपके क्लेरिकल एग्जाम में। अब अगर आपका कोई और अच्छा एग्जाम है, यूपीएससी ले रहा है, स्टेट सिविल सर्विस ले रहा है, अब वहां पर जैसे इसका थीम क्या था, अब प्रमुख 3 मुद्दों पर जो है ये जो G7 समिट हुई, जिसमें पहला है दोस्तों कि भाई जो कम्युनिटीज हैं और जो है उनको प्रोटेक्ट करना इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि भाई जिस तरह से एनवायरमेंट, जिस तरह से या फिर जो है भाई और डिजास्टर्स को लेकर जो है समस्याएं हैं और उसको लेकर जो है प्रयत्न किए जाए। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटीज को बिल्ड किया जाए। और एनर्जी सिक्योरिटीज का मतलब जैसे भाई हम आज बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, हम जो बात करते हैं कई सारे दोस्तों जो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज की या क्रूड ऑयल के जो रिसोर्सेज की, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और तीसरा जो है डिजिटल ट्रांजिशन, जो भाई एआई का जो है बेहतर इस्तेमाल करके हम जो टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को आसान कर सकें। इन 3 प्रमुख मुद्दों पर ये G7 समिट का जो है वो इस बार आयोजन किया गया और कई सारे मुद्दों को जो है यहां पर डिस्कशन में लाया गया, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे ही प्रमुख तौर पे मुद्दे जो हैं वो रहे हैं। और ये कहा गया कि भाई हमें 2030 तक खासतौर पे जो वाइल्ड फायर लगती है भाई और डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसे रोकना है, इसको लेकर एक चार्टर, कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर जो है वो दोस्तों पास जो है वो कर दिया गया है। और जो दोस्तों लोकल या कह लीजिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो इजराइल ईरान का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, वैसे इंडिया पाकिस्तान को ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मानते नहीं है, उसमें कहीं भी नहीं इसका जिक्र है। ईरान और इजराइल को मान लिया, रशिया और यूक्रेन को मान लिया, तो भाई उनको जो है वो खत्म करना हो। और कनाडा को जो है G7 की प्रेसिडेंसी इस बार लॉन्च कर दी और मार्क कार्ने ने जो है, और वैसे मार्क कार्ने तो ऑफिशियल होस्ट कर ही रहे थे, बाकी कई सारे देश G7 के अलावा, क्योंकि देखो G7 में तो नाम क्लियर है, 7 ही कंट्री हैं, जिसमें यूएस है, कनाडा है, जिसमें यूके है, भाई यूरोप से अगर हम देखें यूके है, जर्मनी है, इटली है, और फिर एशिया से देखें तो सिर्फ जापान है। तो और यूरोप से माफ कीजिए फ्रांस भी है, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली, और एक एशिया से है और 2 जो है अमेरिका से, कनाडा, यूएसए। तो यहां पर ये 7 कंट्रीज। अब रशिया तो 2013 के बाद हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका विरोध हुआ और उनको निकाल दिया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1970 के समय पर बनी थी, जब एनर्जी क्राइसिस का दौर था। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो कोल्ड वॉर से बाहर जो है वो निकल रही थी। उस समय इसका गठन इस वजह से किया गया था कि भाई दुनिया की महाशक्तियों को एक दूसरे के साथ जरूर जो है वो जुड़ना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा भाई G7 समिट, और ये जो है अभी कंक्लूड हो चुका है। और अब आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें कि G7 समिट जो है, G7 समिट 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, जल्दी से बताएं भाई। ठीक है, G7 समिट 2026 हाँ जी, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 2026 में इस बार 51st थी। एनीवन? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लास्ट ईयर इटली हुई थी और अगले साल कहां पर होगी? अगले साल होगी ये फ्रांस में। ठीक है, अगले साल फ्रांस में होगी ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगली न्यूज से पहले हम ये पढ़ लें, इस साल बिम्स्टेक कहां पर हुई थी? इस साल बिम्स्टेक हुई थी हमारे थाईलैंड में बैंकॉक में। इस साल वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। पहली वेव समिट कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और फिर इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 78वां सेशन कहां हुआ था? जनेवा में हुआ था। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहां पर हुई थी? रियाद में उसका आयोजन किया गया था।
ठीक है। और रायसीना डायलॉग कहां पर हुई थी? वो न्यू दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स का समिट और COP30 का समिट दोनों का आयोजन इस साल के अंत में कहां पर होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है, ठीक। और ये सारी बातें भाई याद रख लें। अगर कुछ आपको और याद है तो खुद से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड। भारत में लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना 58 2023 रामभद्राचार्य और हमारे साथ साथ गुलजार साहब, और 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ला, और अभी तो हमने कई और भी कर लिए हैं। आपको याद होगा हर्ट लैंप, बानू मुश्ताक, पहली कन्नड़ राइटर। तो आज हम बात करेंगे सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड की, जिसका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और साहित्य अकेडमी अवार्ड में दोस्तों कई सारे नए अवार्ड दिए जाने लगे हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें बाल साहित्य और युवा पुरस्कार अवार्ड हैं। युवा का मतलब यहां पर है कि जिनकी उम्र 35 वर्ष से नीचे हो, तो ऐसे राइटर्स को भी सम्मानित किया जाता है। और ये सम्मान जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 24 भाषाओं में दोस्तों, जो 22 भाषाएं तो वो हैं जो 22 भाषाएं तो वो हैं जो आपका 8वां शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस, और उनके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस बार कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं तो भाई एक तो अद्वैत कोठारी, इनको सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा इस किताब के लिए, और एक पार्वती टर्की को फिर उगना, इनके लिए अवार्ड है दिया गया। और डोगरी भाषा में इस बार किसी को अवार्ड नहीं दिया गया। डोगरी भाषा जम्मू के रीजन में बोली जाने वाली भाषा है। और बाल साहित्य पुरस्कार भी 24 ऑथर्स को मिला, जिसमें खासतौर पे अंग्रेजी में नितिन कुशाल्पा और हिंदी में सुशील शुक्ला जी को दिया गया। इन अवार्ड्स में 50,000 रुपये का जो है चेक और दोस्तों एक प्ले बुक जो है वो दी जाती है। तो ये याद रखें, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। फिर हम एक बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, और अपॉइंटमेंट इनका नाम है अनुराधा ठाकुर, और इनको सेबी के बोर्ड में रिसेंटली ही अपॉइंट किया गया है, और ये बड़ी जल्दी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी जो है नियुक्ति ले लेंगी। तो यहां पर सबसे पहले याद रखें कि भाई अपॉइंटमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 7-8 रिसेंटली जो हुई हैं उनको रिवाइज करवाने वाला हूं। अब पहला रिवीजन कहां से शुरू करते हैं? यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना? उनका नाम था अजय कुमार, जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे थे, पहली याद हो गया होगा। दूसरा दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने CII, ठीक है, CII प्रेसिडेंट, ये 1895 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और राजीव मेमानी जो है अगर आपको याद हो इसके प्रेसिडेंट है, वो नियुक्त हुए थे। याद है कि नहीं याद बता दें। फिर मणिपुर में नए चीफ जस्टिस बने कुछ ही दिन पहले, के सोमा शेखर उनका नाम है। ये तीसरा अब आपको याद होगा। फिर चौथा अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी जून के महीने में साउथ कोरिया में वहां पर जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, और 3 तारीख को इलेक्शन था, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। इनका नाम है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, इनका नाम है ली मयूंग। ली भी याद रख लेंगे तो बेटर है। अब तो पता नहीं ब्रांड आते हैं कि नहीं, पहले तो ली नाम का एक ब्रांड भी था, जीन्स वगैरह उनकी बड़ी बेहतर हुआ करती थी, तो इससे थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नई अपॉइंटमेंट्स में और कोई नई अपॉइंटमेंट, वैसे यार कुछ पुरानी हो गई हैं, जर्मनी का चांसलर, कनाडा का प्रधानमंत्री, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो इनको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। अमेरिका में सारे के सारे बंदे नए बने थे और उसने इस्तीफा दे दिया था एलन मस्क में, है ना, वो तो हम क्या ही बात करें। चलिए इतने जरूर याद रख लें। और भाई बड़ी जल्दी यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो हमारे अभी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, तो भाई ये जो अजय सेठ हैं जून 30 को ये हो जाएंगे दोस्तों रिटायर, और उनको जो है ये रिप्लेस भी करेंगी, ठीक है। तो भाई अब महिलाओं की भी बात कर लेते हैं यार। फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी बनने वाली है इंडिया की नई अनुराधा ठाकुर। तो कुछ महिलाएं, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूंगा तो बात करूंगा आरबीआई की डिप्टी गवर्नर की। अभी हाल ही में कौन बनी थी? पूनम गुप्ता बनी थी, और वो चौथी बार है डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का कोई भी महिला डिप्टी गवर्नर जो है वो बना है, पूनम गुप्ता उनका नाम। फिर गीता गोपीनाथ IMF में काम कर रही हैं, ठीक है। फिर अभी कनाडा में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे नीता आनंद ने जो है वो दोस्तों शपथ जो है वो ली थी, नीता आनंद।
और महिलाएं महिलाएं महिलाएं। वैसे कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन भी था। कल सारा दिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर छाई रही वो वही तस्वीर थी जिसमें दिव्यांग बच्चे उनको बोल रहे थे बार बार दिन ये आए। और दोस्तों वो उनके जो जो इमोशंस थे, वो आंखों के जरिए जो आंसू जो बाहर आ रहे थे, वो देखने वाला जो है था कि भाई किस तरह से जो है वो उनके अंदर आज भी, मतलब राष्ट्रपति तो है ही है देश में, जो है फर्स्ट सिटीजन तो है ही है वो, ठीक है, सुप्रीम लीडर ऑफ द आर्म फोर्सेस तो है ही है, लेकिन भाई एक दिल भी है, एक माँ का दिल है, एक औरत का दिल है, तो वो जो है दिखाई दे रहा था। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी जो है वो महिला राष्ट्रपति हैं और पहली ट्राइबल जनजातीय राष्ट्रपति भारत की बनी। संथाल ट्राइब से, जो उड़ीसा में है, वहां से वो बिलोंग करती हैं। तो महिलाओं में आजकल कोई और जो चर्चा में हो, अगर आपको याद हो तो डेफिनेटली बता सकते हो। हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर निधि तिवारी, ठीक है, ओहो निधि तिवारी तो ठीक है। यहां पर यार क्या है यार, अब मैं क्या ही बोलूं, ये कौन सा स्टूडेंट सोनम भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो निधि तिवारी ये प्राइवेट सेक्रेटरी बनी थी प्रधानमंत्री जी की, और इतनी कम उम्र में, शी इज जस्ट 34 ईयर ओल्ड। तो भाई इतने बड़े पद पर जाना ये भी अपने आप में बहुत अहम बात है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात याद रखें। फिर उसके बाद जो है हमारा दोस्तों, हम जर्मनी चले जाएंगे, यूरोप में, और जर्मनी में हम जाएंगे बोन शहर में। वहां पर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन जो है हाल ही में 16 जून को, 16 जून को जो है वो किया गया। और दोस्तों इसमें खासतौर पे ये जो, क्योंकि जो COP 30 होने जा रही है ब्राजील में, उसको लेकर जो है एक तरह से बेस बनाना। और लास्ट ईयर जो COP 29 समिट हुई थी, आप में से कोई बता सकता है कि भाई जो COP 29 समिट, COP 29 summit was held in which country? याद है लास्ट ईयर ये अजरबैजान के बाकू में हुई थी, और वहां पर जो फैसले लिए गए थे, तो भाई उनको लेकर हमने कितना काम कर दिया। तो इसका मुख्य मकसद जो है ये था, यहां पर याद रखना है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया वो किया UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है मुख्य तौर पर रहा। और दोस्तों ये जो है पहली बार जो समिट है UNFCCC द्वारा ऑर्गेनाइज 1995 में हुई थी। हर साल प्रमुख तौर पे जो प्रमुख मुद्दे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण के, उनको डिस्कस करने के लिए बुलाई जाती है। चेंज जो है नाम है दोस्तों, नाम इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसे हम बोलते हैं, या CCC हम जिसे बोल देते हैं। जर्मनी की बात करें, फ्रेडरिच मर्ज फिलहाल इनके चांसलर हैं, कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही बने हैं। जर्मनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का प्रमुख केंद्र है। खासतौर पे अगर मैं बात करूंगा मर्सिडीज की, BMW की, ऑडी की, और ये सभी बड़े ब्रांड जो हैं आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जर्मनी से ही निकले हुए हैं, ठीक। इसके अलावा भाई बड़ा मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड है एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, ये भी जर्मनी का ही ब्रांड है। बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, लेकिन बर्लिन के अलावा जैसे बॉन है, जैसे दोस्तों एक दो और शहर हैं यार, मुझे बर्लिन और बॉन और एक आई थिंक स्टैनफोर्ड है, ये कुछ शहर इसके काफी ज्यादा मशहूर हैं और काफी ज्यादा विश्व प्रसिद्ध भी हैं। फिर हम बात करेंगे भाई भूपेंद्र यादव की। अब इस न्यूज को जानने से पहले हमें सीधा सीधा जाना पड़ेगा 2023 के G20 में। यहां पर निशा डोगरा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको जो है बहुत सारा जो है भाई शुक्रिया आपको, ठीक है। और आज जो है वैसे तो सुबह से कितने ही सारे मैसेजेस देखे। एक तो मेरा जो बर्थडे है, पता नहीं वो याद रहता है नहीं रहता, लेकिन वो योग दिवस के रूप में योगेश तो वो जरूर याद रह जाता होगा। लेकिन याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, आज जो है हमारा समर सोलिस्टर भी है, ठीक है। ये सारे ही याद रखने आज इंपॉर्टेंट डे हैं हमारे। तो मुझे तो बहुत दिनों से याद है, क्योंकि बहुत दिनों से योगा की बातें करते हैं ना अब, तो इस वजह से याद हो जाते हैं। तो भाई हम जो बात कर रहे थे 2023 की, तो उस समय G20 में नरेंद्र मोदी ने जो है IBCA का गठन की बात की थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कि भाई दुनिया की 7 जो कैट स्पीसीज हैं। अब ये कौन सी कैट स्पीसीज, अब जिसमें खासतौर पे कहा गया दोस्तों टाइगर है, ल्वाइन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है,
चीता है, जैगुआर है और प्यूमा, ये 7 कैट स्पीसीज हैं, इनको कंजर्व करना। अब जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों चीतों की ही, तो भारत में चीता जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। हम नाइजीरिया, हम जो है उस समय साउथ अफ्रीका से और जो है अफ्रीकन कंट्री से हमने चीते जो मंगवाए, जो दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता जो है प्रोग्राम था, और उसके तहत हमने चीतों को कहां कहां रखा, कूनो नेशनल पार्क में रखा, हमने जो है गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा, और आगे ऐसी उम्मीद है कि गुजरात में बानी ग्रासलैंड में भी चीतों का जो है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो भाई विद 95 रेंज कंट्रीज एलिजिबल हैं इसमें, एंड 25 जो हैं वो दोस्तों है ज्वाइंड बाय सितंबर 2024। तो 25 ने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लिया है, जिसमें बांग्लादेश, नाइजीरिया, पेरू हैं, और 95 और कंट्रीज बड़ी जल्दी इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब ये आईबीसीए का पहला मीटिंग हुआ था, और ये मीटिंग दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ, और यहां पर 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो ये फैसला लिया गया कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, तो इसका प्रेसिडेंट भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनको चुन लिया गया। और दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, इंडिया डेजिग्नेटेड एज हेडक्वार्टर, और भाई ये जो है भारत ही हेडक्वार्टर होगा। हो सकता है वो दिल्ली रखें, कोई और शहर रखें। कंट्रीज लाइक भूटान, कंबोडिया, इस्टवाना, कजाकिस्तान, इन्होंने इंडिया को जो है ज्वाइन किया है, इंडिया को सपोर्ट किया है कि इंडिया ही इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। इंडिया ऑलरेडी इस दोस्तों फंड में जो आईबीसी के लिए जो बनाया गया है 150 करोड़ रुपया ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट जो है वो कर चुका है। यहां पर डॉलर नहीं है, याद रखें, 150 इंडियन जो है रुपीज हैं, 150 करोड़ इंडियन रुपीज जो इसको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो ये दोस्तों दूसरी न्यूज। फिर जैसे अभी हमने क्रिकेट में भी देखा था कि जो थोड़ी ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के मैचेस हैं, वैसे हॉकी में भी दोस्तों ये हो रहा है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। और इसमें अगर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है, और जो पुरुष हैं उनकी एज जिनकी 40 से ज्यादा है, तो उनको लेकर ये जो है ये दोस्तों हॉकी इंडिया मास्टर कप जो है वो शुरू हो रहा है, और ये दोस्तों चेन्नई में तमिलनाडु में शुरू होगा। 18 जून से शुरू हो चुका और 27 जून तक चलने वाला है, जिसमें पुरुषों की 12 और महिलाओं की 8 टीम शामिल होंगी। यहां पर आपको ये बता दूं, फिलहाल हमारी जो हॉकी टीम्स हैं दोस्तों, जो सीनियर हॉकी टीम्स हैं, वो जो है FIH चैंपियनशिप में खेल रही हैं। पुरुषों का ये FIH हॉकी चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। महिलाओं का कहां पर हो रहा है, ये यूके में हो रहा है। यूके में आजकल कल दोस्तों पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है, और कल जो है इंडिया इंग्लैंड के बीच जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला दिन था, और कल जबरदस्त जो है वो बैटिंग की किसने दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने, और उन्होंने 101 रन बनाए। साथ ही साथ शुभमन गिल ने 127 रन पर अभी भी वो नॉट आउट हैं, और ऋषभ पंत एज इट इज दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 65 रन बना दिए, और 359 पर अभी 3 ही आउट हैं। तो ऐसा लगा नहीं है कि भाई भारत भाई किसी विदेश में खेला, ऐसे लग रहा था कि भाई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चल रहा है, और लगातार चौके छक्कों की बारिश हो रही है। तो ये नया भारत है, नए कैरेक्टर्स हैं। फिर यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों एक टेनिस से जुड़े हुए एक टूर्नामेंट की, जिसका नाम है बिली जीन किंग कप। और ये बिली जीन किंग कप है, इसको फेड कप भी बोल देते हैं, FED। और ये बहुत पहली बार हो रहा है कि भारत जो है इसे होस्ट करेगा, और ये दोस्तों जो है बेंगलुरु में नवंबर में इसको जो है होस्ट किया जाना है। और इसके अलावा जो है अदर देन इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, उनको भी जो है सिलेक्ट किया गया इसके होस्ट में। तो यहां पर एक तो याद रखें कि यहां पर दोस्तों एक तो इंडिया में जो कुछ इंपॉर्टेंट इस साल होने वाला है, एक तो सितंबर के महीने में इंडिया और श्रीलंका दोनों में ही महिलाओं का ODI विश्व कप होने वाला है, पहली बात याद रख लें। दूसरा, खो खो का चैंपियनशिप हुई थी जनवरी में दिल्ली में, जिसमें भारत ही जीता था, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। सलमान खान उसका ब्रांड एम्बेसडर था, अगर आपको याद हो। तीसरा, मैं टेनिस की बात करूंगा, हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ था, जिसमें मेल्स में जो विनर थे वो कार्लोस थे, और फीमेल में कोको गॉफ थी। ठीक है, कोको गॉफ अमेरिका की प्लेयर, और इन्होंने जीता था इस बार फ्रेंच ओपन, और जिसको हम जो है रोलैंड गारोस भी बोल देते हैं। फिर अमेरिका की एक पुरानी टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है सेरेना विलियम्स, उनको प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेरियस का जो अवार्ड है हाल ही में दिया गया था, याद रखें, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इज अबाउट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट
ओटो मेजहूर, नाम ये रिपीट करता हूं, ओटो मजूर, इनका जो है वो डेथ हुई है जी। और ये दोस्तों जब अंडर 19 नेशनल टीम जो है दैट जिसने आयन रश ट्रॉफी जो है वो जीती थी आयरलैंड में 2004 में, उसके शेफ डे मिशन भी रहे हैं। बस आप नाम याद रख लें। और ऑटो मजूर और ये AIFF से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसके बारे में कल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लगातार 14वें साल MIT नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही और इंडिया की 54 यूनिवर्सिटीज इंक्लूड हुई हैं। और जो है 123 रैंक जो है वो दिल्ली का इसमें इंक्लूड किया है। वैसे ये भी पढ़ चुके हैं, जून 10 जो है 19 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये अमेरिका में स्लेवरी को खत्म करने की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई, ये है ना, प्यार से टहलना, आराम से चलना, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को। फिर वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून है। और विजय कुमार ये रेस्टोरेंट चलाता है न्यूयॉर्क में बंदा, और फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है जेम्स बियर्ड अवार्ड जो है विजय कुमार को मिला है, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों नागालैंड के वोखा में बनाना कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 5 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह ने जो है लॉन्च किया है, ये भी आपको डेफिनेटली याद होगा। तो ये कल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी न्यूज जो हुई है आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होंगी, अंडरस्टैंड दिमाग में जो है आपके खाने में चली गई होंगी तो डेफिनेटली। और अब हम जो है शुरू करते हैं रिवीजन। यार इसमें बदलना रह गया, इसका नाम रखना है मैंने कुछ करंट अफेयर MCQs की फॉर्म में भी, ठीक है। तो मतलब अलग अलग फॉर्म में जो है चीजें याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट द सेशन। और दोस्तों यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आप बताएंगे विच इंडियन इंस्टीट्यूट, इसको बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और मुझे नंबर भी बता दें, ठीक है, कौन सा बना। वैसे तो नंबर 1 तो MIT ही आई है, इंडिया में नंबर 1 कौन आया है? टोटल 54 इंस्टीट्यूट। और भाई ए आंसर के साथ साथ नंबर भी, नंबर है 123, वेरी गुड। और IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, पहला नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ही अलग अलग पैसा आवंटित करना है, किसने ऑर्गेनाइज किया है पहला कंसल्टेशन? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? आपको याद होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से पढ़ा था कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में मैरिज कंसल्टेशंस भी जो है वो खोले जाएंगे। तो वो आपको बताना है, जल्दी से आंसर दें। तो सही उत्तर है दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। और अन्नपूर्णा देवी इसकी मिनिस्टर है, मंत्री हैं, ये भी याद रख लेना है। फिर बताएं जय हिंद स्कीम, ताकि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके, ये किसने लॉन्च की है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? जय हिंद स्कीम जो है फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो जल्दी से उत्तर देना है और साथ ही साथ सेशन को प्रमोट भी कर दें ज्यादा से ज्यादा। सही आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर श्री राम बहादुर राय, इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला है, किस फील्ड में? ठीक है, हैज बीन अवार्डेड जर्नलिज्म, आर्ट, सोशल सर्विस, फोक सॉन्ग। देखो वैसे तो ये 25 जनवरी को अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन मिलते आहिस्ता आहिस्ते हैं, कभी 4 बंदों को बुला लिया, कभी 10 बंदों को बुला लिया। ये रिसेंटली ही गए थे और इनको मिल गया जर्नलिज्म में श्री राम बहादुर राय। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। फिर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला गया, इंडिया का रैंक क्या है? तो भाई 61, 71, 81, 91। अब हम शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जो ग्लोबल गैप इंडेक्स निकाला था, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 131। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 151। फिर जो है पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 85th। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 118। डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 130। ठीक, ये सारे ही याद रख लेने आपको। और यहां पर जो आंसर है वो है 71 इज द करेक्ट आंसर। फिर भाई इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट जो हैं, हाउ मेनी इंडियन हैव बीन इंक्लूडेड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो 25, 45, 50 या 54। क्लास की शुरुआत में भी अभी जब 2 मिनट पहले भी आपको बताया था, ठीक है। नंबर 1 तो IIT दिल्ली 123 है और ये टोटल इंस्टीट्यूट है 54 जो है वो इंक्लूडेड है। फिर मोदी जी ने किसको गिफ्ट किया है सिल्वर क्लच, नहीं गिफ्ट किया है सिल्वर क्लच पर्स, जो कि भाई ट्रेडिशनल जो है टेक्निक से बना है, कौन से राज्य की? ठीक है, और ये गिफ्ट किसको किया था? साइप्रस की फर्स्ट लेडी को। ठीक है, कहीं शीशे गिफ्ट किए जा रहे थे, आपको बताया था कल मैंने, फ्रांस की फर्स्ट लेडी को, और जॉय बाइडेन की घरवाली को इन्होंने जो है डायमंड दिया था। ठीक है, अब इनको दिया है
भाई ये ट्रेडिशनल रीप हाउस जो सिल्वर का चांदी का बना हुआ है, आंध्र प्रदेश। और साथ ही साथ श्रीनगर की जो है कश्मीर की कालीन भी जो है वो गिफ्ट पर दी हुई है। ठीक, और फिर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है? 20, 21, 22, 23 जून। मैं बता दूं, आज योगा डे है, आज म्यूजिक डे है, आज समर सोलिस्टर है। ये सारे दिन इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। और रिफ्यूजी डे कल बड़ा विस्तार पूर्वक समझाया था। ये दोस्तों हर साल 20 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। फिर कौन से कंट्री ने जो है ये लॉन्च किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3? ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपको पता लग गया होगा। मैंने कल एक शॉर्ट भी बनाया था, ऑपरेशन सिंधु क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन किलर क्या है, ऑपरेशन फेस वॉश क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। राइजिंग सन, और ये ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल ने राइजिंग लायन जो है लॉन्च किया था। फिर कौन से राज्य में सरकार ने 2023 में वहां पर जो मॉनसून की वजह से डैमेज हुआ 2000 करोड़ रुपए का सेंट्रल असिस्टेंट दिया है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फिर देसी ऊन नामक मूवी का जो डायरेक्टर है सुरेश अरियात है, जिसको भाई जूरी ऑनर जो है हाल ही में मिला है। महाराष्ट्र में जो है कंपल्शन कि भाई 1 से 5वीं तक हिंदी तीसरी भाषा होगी, वो हटा दी गई है। गूगल अपना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.3 बिलियन का पैकेज नेपाल को जो है वो दे दिया है। तो ये दोस्तों आज का दूसरा सेक्शन, और अभी आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑल इंडिया रेडियो आज 21 जून 2025 के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और भाई आखिरी सेक्शन से बढ़ने से पहले सेशन को शेयर लाइक जो है वो जरूर जरूर जो है कर दीजिए। तो भाई एक तो विशाखापट्टनम में आज नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह मतलब कल रात ही पहुंच गए थे, वहां पर योगा किया और हाईलाइट की कि भाई योगा से हम अपनी टेंशन्स को जो है वो खत्म कर सकते हैं, है ना। और यहां पर कहा है कि योग की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा योग शांति की दिशा देता है। और फिर कम से कम 500 इंडियन नेशनल्स जो हैं वो ईरान से भाई हम अभी तक वापस ला चुके हैं। और ये आपको पता है ईरान इजराइल का एस्केलेट चल रहा है। कल हमने बात की 110 और 500 से ऊपर ये संख्या हो चुकी है। आईएमडी ने कहा है कि यूपी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने जा रही है। आज नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जो है आखिरकार गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन फिर 90 मीटर का भाला तो उन्होंने, आपको याद होगा, कतर में ही फेंका था। 90 से नीचे रहे इस बार 88 मीटर, लेकिन इस बार गोल्ड मेडल काफी टाइम के बाद देखा इन्होंने जीत लिया पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर का थ्रो करके। और टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी की वजह से भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप ये मैचेस देखना चाहते हैं तो दोस्तों जियो हॉटस्टार पर ये मैचेस हैं आजकल अवेलेबल है, वहां पर ये चलते हैं। फिर इसके बाद जो है कल शाम की न्यूज की बात करें तो भाई कल आपको बताया था बिहार में और उड़ीसा में नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी स्कीम्स को जो है वो इनोग्रेट करने गए। फिर 11th मैंने आपको बता दिया क्लास की शुरुआत में 2015 में पहला था, आज 11वां योगा डे सेलिब्रेट हुआ है। फिर इसके अलावा अमित शाह की बातें हैं, ईरान इजराइल की बातें हैं, मौसम की बातें हैं, क्रिकेट की बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज शुरू हो जाएगी दोस्तों। सिक्किम में जगह है नाथुला, वहां से 36 पिलग्रिम्स का पहला जो बैच है वो जो है तिब्बत में आज एंट्री करेगा। और फिर ईरान इजराइल बारिश और पहला टेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन जो है वो खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर लाइक जरूर जरूर कर दे। धन्यवाद, जय हिंद और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन सबने जो है शुभकामनाएं दी हैं मेरे जन्मदिन की। थैंक यू सो मच।